के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में एडोल्फ हिटलर के समान हैं? क्या उनका नेतृत्व और उनकी नीतियां किसी तरह से उन अंधेरे दिनों से जुड़ी हैं जब लाखों निर्दोष लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया था? क्या उनके शासन में उन नीतियों और विचारधाराओं की झलक दिखाई देती है जो हिटलर के तानाशाही और हिंसक शासन का प्रतीक थी? क्या आपको लगता है कि मोदी का हिंदुत्व का प्रचार उनके शासन के अंतर्गत जेनोसाइड का हिस्सा है? क्या मोदी ने कभी भी किसी खास जातीय समूह के खिलाफ सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन की नीति अपनाई है जैसा कि हिटलर ने किया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम मोदी वर्सेस हिटलर इस कंपैरिजन को बारीकी से देखेंगे। साथ ही में हम बुनियादी तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस बहस में शामिल होने के लिए? चलो शुरू करते हैं। हिटलर ने 1920 के दशक में नाजी पार्टी का नेतृत्व करना शुरू किया और उसकी आइडियोलॉजी आर्यन रेशियल सुप्रीमेसी पर आधारित थी। उसका मानना था कि आर्यन रेस, विशेष रूप से जर्मन लोग, सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जूज, स्लाव्स और अन्य माइनॉरिटीज को नष्ट कर देना चाहिए। इस विचारधारा ने एंटीसेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के प्रति घृणा को जन्म दिया, जो नाजी पार्टी का मुख्य पिलर्स में से एक था। हिटलर ने माइन काम्फ नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने अपनी विचारधारा और रेशियल प्यूरिटी के सिद्धांत को विस्तार से समझाया। जब हिटलर सत्ता में आया, उसने सिस्टमैटिक जेनोसाइड को अंजाम दिया, जिसे हम आज होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें करीब 6 मिलियन जूज और लाखों अन्य लोगों की हत्या की गई। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता के रूप में हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, जो हिंदू संस्कृति और मूल्यों को प्राथमिकता देता है, और ये आइडियोलॉजी उनको मिलती है आरएसएस से। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुत्व और नाजी आइडियोलॉजी एक समान है? हालांकि हिंदुत्व को कई बार विवादास्पद कहा जाता है, लेकिन यह रेशियल सुप्रीमेसी पर आधारित नहीं है जैसा हिटलर की आइडियोलॉजी नाजी था। हिंदुत्व का उद्देश्य भारत के हिंदू संस्कृति को मजबूत करना है, न कि किसी विशेष रेस को दूसरे रेसेस से श्रेष्ठ मानना। आइए देखते हैं आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का मुस्लिमों को लेकर क्या कहना है। विविधता में एकता, वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसे किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट हिटलर ने जूस के लिए कभी नहीं दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी एग्जिस्ट करता है, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे रैशनल पॉइंट्स को सपोर्ट भी करता है। इन सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि नाजी आइडियोलॉजी और हिंदुत्व आइडियोलॉजी में काफी अंतर है। हिटलर का शासन एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप था, जिसमें उसने अपने सत्ता में आने के बाद हर तरह की पॉलिटिकल ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। जब 1933 में हिटलर चांसलर बना तो उसने बहुत तेजी से जर्मनी की वाइमार रिपब्लिक को खत्म कर दिया और एक वन पार्टी स्टेट का निर्माण किया, जहां सिर्फ नाजी पार्टी ही मान्य थी। उसने राइक्सटाग फायर का फायदा उठाते हुए राइक्सटाग फायर डिक्री और बाद में एनेबलिंग एक्ट पास किया, जिससे उसने बिना किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के कानून बनाने की शक्ति दे दी। नाजी शासन में पॉलिटिकल डिसेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। उदाहरण के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी (केडीपी) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी (एसपीडी) को तुरंत बैन कर दिया गया और इनके समर्थकों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। हिटलर की सरकार ने सिविल लिबर्टीज को समाप्त कर दिया और जर्मनी में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी कुचल दिया गया। उदाहरण के तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ द प्रेस को खत्म कर दिया गया। विरोध करने वाले पत्रकारों और लेखकों को साइलेंस कर दिया गया और नाजी प्रोपेगेंडा ने पूरी तरीके से मीडिया पर नियंत्रण कर दिया।
वही दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का शासन पूरी तरीके से भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप के भीतर है। भारत एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जहां कई राजनीतिक दल सक्रिय है और चुनाव के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने 2024 और 2019 में लोकसभा इलेक्शंस जीते, लेकिन देश के कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। भारत में अभी भी पॉलिटिकल फ्रीडम और सिविल लिबर्टीज का अधिकार है। हर 5 साल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करती हैं। उदाहरण के लिए 2020 के फार्मर्स प्रोटेस्ट में लाखों लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल खुलेआम मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, जो दर्शाता है कि भारत का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। हिटलर के शासन में हिंसा न केवल एक राजनीतिक साधन थी, बल्कि उसकी नीति का एक अनिवार्य हिस्सा थी। नाजी रिजीम ने पूरी योजना के साथ सिस्टमैटिक वायलेंस का सहारा लिया, जिसका सबसे भयानक उदाहरण होलोकॉस्ट है। हिटलर ने सत्ता में आने के बाद यहूदियों, रोमानी, स्लाव्स, LGBTQ+ लोगों और विकलांगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। यह हिंसा न केवल रेशियल सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए थी, बल्कि सत्ता में नाजी पार्टी के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने का भी एक तरीका था। हॉलोकॉस्ट के दौरान करीब 6 मिलियन जूस की हत्या की गई और यह पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। नाजी सरकार ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जहां लाखों लोगों को गैस चेंबर्स में मार दिया गया, स्टारवेशन और फोर्स लेबर का शिकार बनाया गया। हिटलर की नीति एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य उन लोगों को खत्म करना था जिन्हें वह अपनी रेशियल प्यूरिटी के लिए खतरा मानता था। इसके अलावा क्रिस्टोलनाट जैसी घटनाएं जहां यहूदी व्यवसायों को और घरों को तबाह कर दिया गया, यह दिखाती है कि नाजी शासन ने हिंसा को एक संस्थागत स्तर पर लागू किया। हिटलर के शासन के दौरान हिंसा न केवल समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ थी, बल्कि यह एक प्रमुख राजनीतिक हथियार भी था। उसने SS और गैस्टेपो जैसी एजेंसीज का उपयोग डिसेंट को कुचलने के लिए किया। जो लोग नाजी पॉलिसीज का विरोध करते थे, उन्हें या तो मार दिया जाता था या कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल अपोनेंट जैसे कि कम्युनिस्ट्स और सोशलिस्ट को भी बड़ी संख्या में खत्म कर दिया गया। मोदी के शासनकाल में कुछ हिंसक घटनाओं के लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिनमें सबसे प्रमुख 2002 के गुजरात दंगे हैं, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। इन दंगों में करीब 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन अधिकांश मुसलमान थे। कई लोगों ने मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। हालांकि भारतीय अदालतों ने बाद में जांच के बाद उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुजरात दंगों के बाद से मोदी ने हिंसा की निंदा की है और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया है। इसके अलावा 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा का मामला सामने नहीं आया है, जैसा कि नाजी जर्मनी में देखा गया था। हालांकि लिंचिंग और मॉब वायलेंस की घटनाओं को लेकर चिंताएं बनी रही हैं, लेकिन यह नाजी रेजिम के सिस्टमैटिक जेनोसाइड से बहुत अलग है, जहां राज्य की पूरी मशीनरी हिंसा को अंजाम देती थी। मोदी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहकर कार्य करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्वक संभालने के लिए सरकार ने सैन्य तैनात की, लेकिन इसके बावजूद किसी बड़े पैमाने पर हिंसा, एथनिक क्लींसिंग का सहारा नहीं लिया गया। इसके विपरीत विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की, लेकिन यह कदम कानूनी ढांचे के भीतर उठाया गया। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से एक्सपांशनिज्म और मिलिटरिज्म पे आधारित थी। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी के भू क्षेत्र का विस्तार करके यूरोप और बाद में पूरी दुनिया पर कब्जा करना था। उसने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगातार आक्रामक कदम उठाए। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को बिना किसी युद्ध के जर्मनी में मिला लिया। इसे आंशलुस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया और सुडेटेनलैंड क्षेत्र पर दावा कर बाद में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया। हिटलर का एक्सपांशनिस्ट एजेंडा यही नहीं रुका। 1939 में उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। हिटलर का मानना था कि जर्मनी को अधिक
लेबेंसराउम यानी कि जीवन क्षेत्र की आवश्यकता है ताकि आर्यन रेस के लिए जगह बनाई जा सके। इसके लिए उसने पूरे यूरोप को युद्ध में धकेल दिया और जर्मनी को एक आक्रामक शक्ति बना दिया। इस नीति के तहत फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और कई अन्य देशों पर आक्रमण किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की आक्रामक फॉरेन पॉलिसी ने करोड़ों लोगों की जान ली और दुनिया को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य था टेरिटोरियल एक्सपांशन और वर्ल्ड डोमिनेशन। उसने कभी कूटनीति, शांति या सहयोग की बात नहीं की, बल्कि उसकी रणनीति सिर्फ आक्रमण और विजय पर आधारित थी। इसके चलते उसके शासनकाल में जर्मनी एक मिलिटरिस्टिक और आक्रामक देश बन गया, जिसके परिणात्मक स्वरूप पूरे यूरोप में युद्ध और हिंसा फैल गई। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी पर आधारित है। मोदी सरकार ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं, लेकिन सभी कदम शांति और सहयोग पर केंद्रित है, न कि आक्रामक विस्तार पर। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। इसके विपरीत मोदी सरकार ने कई देशों के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए हैं और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की, जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मोदी सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस समझौतों के तहत दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही सीमा विवाद को सुलझा लिया गया और यह क्षेत्रीय शांति और सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम था। मोदी की फॉरेन पॉलिसी में भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी जैसे कदम शामिल है, जिनका उद्देश्य एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। इसके अलावा भारत में क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जैसे संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमाओं को लेकर तनाव जरूर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स और पीस टॉक्स पर जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर 2020 में गलवान वैली संघर्ष के बाद भी भारत ने कूटनीतिक तरीके से विवाद सुलझाने की कोशिश की और सीमा पर स्थिति को स्थिर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखी। हिटलर की नीति पूरी तरह से रेशियल प्यूरिटी और एथनिक सुपीरियरिटी पर आधारित थी। उसने अपने शासनकाल में जूज, स्लाव्स, रोमानी, LGBTQ+ समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को अमानवीय करार दिया और उन्हें जर्मनी की आर्यन रेस के लिए खतरा बताया। इस विचारधारा ने सिस्टेमैटिक जेनोसाइड का रूप लिया, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की गई। जूज को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया और उन्हें जर्मनी के सामाजिक और आर्थिक पतन का कारण बताया गया। न्यूरेमबर्ग लॉज के तहत यहूदियों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए और उन्हें न सिर्फ समाज से अलग किया गया, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर उन्हें मार दिया गया। सबसे भयानक उदाहरण होलोकॉस्ट है, जिसमें करीब 6 मिलियन यहूदियों को व्यवस्थित रूप से अत्याचार कर करके मार दिया गया। हिटलर के शासन में रोमानी, स्लाव्स और विकलांग व्यक्तियों को भी निशाना बना गया। T4 यूथनेशिया प्रोग्राम के तहत विकलांग लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नाजी शासन ने सिस्टेमैटिक तरीके से ऐसे लोगों का सफाया किया जो उनके रेशियल विचारधारा के अनुसार समाज के लिए अनुपयोगी थे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस थी, जिसका उद्देश्य एक खास जातीय समूह को दुनिया में सर्वोपरि बनाना था और बाकी अल्पसंख्यकों का सफाया करना था। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हिंदू नेशनलिज्म के बढ़ावे को लेकर आलोचनाएं जरूर की गई हैं, लेकिन यह स्थिति जेनोसाइड या एथनिक क्लींजिंग से काफी अलग है। मोदी पर हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देने और मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करने के आरोप लगे हैं, लेकिन किसी भी तरह का स्टेट सैंक्शन एक्सटर्मिनेशन या रेशियल प्यूरिटी की नीति नहीं अपनाई गई है। भारत में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर चर्चा की जाती है, जिनमें लिंचिंग और हिंसा की कुछ घटनाएं शामिल हैं।
उदाहरण के तौर पर 2014 के बाद से कुछ मुस्लिमों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिन्हें गायों की तस्करी या गोमांस खाने के आरोप में निशाना बनाया गया। हालांकि इन घटनाओं के लिए सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इनका राज्य द्वारा अनुमोदित कोई सिस्टमैटिक हिंसा या एक्सटर्मिनेशन से संबंध नहीं है। मोदी सरकार पर आलोचना तब और तेज हो गई जब 2019 में CAA एक्ट पास किया गया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात की गई, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया। इस कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और इसे मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण बताया गया। हालांकि इन नीतियों की आलोचना के बावजूद ये पॉलिसीज जेनोसाइड या सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन से कोसों दूर है, जैसा कि हिटलर के शासन में देखा गया था। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी ने अभी भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार की नीतियों की समीक्षा की है और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप किया है। यह दर्शाता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत में अभी भी कानून और संविधान के दायरे में काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब तक हमने 5 ऐसे मुद्दे देखे जिसमें हमने मोदी वर्सेस हिटलर को तुलनात्मक रूप से देखा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। डिक्टेटर्स की और भी कई पॉलिसीज होती हैं जिसे हमें कंपेयर करके देखना होगा, तभी जाकर कुछ रैशनल कंक्लूजन निकल पाएगा कि क्या मोदी को हिटलर से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन उसे हम देखेंगे मोदी वर्सेस हिटलर के सेकंड पार्ट में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। जय हिंद।